हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारी पिछली क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की थी। नाउ जब हमने फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है तो क्या होता है इस प्रॉफिट का, किस तरह से इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सभी बातों को यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे आज के वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिए, क्योंकि हमारे आज के ई लेक्चर का जो टॉपिक है वो यही है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। तो गाइस, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए के क्रम में आज की क्लास शुरू करते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो गाइज, ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट जो बात की जा रही है स्पेशली प्रॉफिट की, ये प्रॉफिट उसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात जो हमने की थी उसी से निकाले हुए प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात नहीं कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं कंपनी की, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी की। फाइनली जब प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट जो सारे ऑपरेटिंग आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स सभी को घटाने के बाद हमें मिलते हैं। और उन सारे प्रॉफिट्स को हम तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तीन तरीके कौन से हैं जहां हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, यानी हमें संचयों में हस्तांतरित करना होगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा शेयर होल्डर को। और फाइनली एक यूजेस और हो सकते हैं इस प्रॉफिट के, वो है बोनस इशू। तो गाइज, इन तीनों पर हम आज बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र टू रिजर्व। देखिए, ट्रांसफ़र टू रिजर्व या संचयों में हस्तांतरण बिल्कुल वही है जिस तरह से हम अपने घरों में अपने इनकम से कुछ सेविंग बचाते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे, आपके पेरेंट्स जो भी इनकम अर्न करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा सेविंग के रूप में रखते हैं। तो क्या ज़रूरत है इस सेविंग की? इस सेविंग की ज़रूरत बिल्कुल आपकी किसी लाइफ की कंटिजेंसी से रिलेटेड हो सकता है, या ऐसा कोई एक्सपेक्टेड खर्चा जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, कंपनी भी उसी तरह से बिहेव करती है। कंपनी भी अपने जो प्रॉफिट्स मिलते हैं उन प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में रख देती है, और इन रिजर्व को हम फ्यूचर में उपयोग में ला सकते हैं। तो गाइज, ये रिजर्व में जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो पैसा ट्रांसफ़र करते वक्त जो आप एंट्री करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट। यहाँ सरप्लस से मेरा मतलब वही प्रॉफिट से है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारा प्रॉफिट मिला है उसी प्रॉफिट को हम सरप्लस के नाम से भी दिखाते हैं। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट। देखिए, यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट जनरली हम जनरल रिजर्व मेंटेन करते हैं फॉर द जनरल पर्पस। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व भी मेंटेन किए जा सकते हैं, या फिर और कोई प्रोविजंस और कोई रिजर्व्स भी मेंटेन किए जा सकते हैं। प्रोविजन से मेरा मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यदि कोई रिजर्व मेंटेन किया जा रहा है, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज, यहाँ पर जब भी प्रोविजन या रिजर्व की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में सिंपल जनरल एंट्री दे दीजिए, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व टू पर्टिकुलर प्रोविजन। तो गाइज, ये हमारा एंट्री का तरीका हुआ। यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब अभी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। नाउ कंपनीज एक्ट 2013 में ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई है कि पर्टिकुलरली कितना प्रतिशत प्रॉफिट्स में से रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। जब हम कंपनीज एक्ट 1956 की बात करते थे तो वहाँ पर 10% की बात की गई थी। कंफ्यूज मत होइएगा, यदि आप पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें छोड़कर कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड बुक्स पर ध्यान दीजिएगा। 1956 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना कंपलसरी हुआ करता था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा कंपल्शन, ऐसा बाउंडेशन नहीं देती है। इसके अनुसार कुछ हिस्सा कंपनी को रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट इस तरह से रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। नाउ जब हमारा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व या प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसके बाद जो हमारा बचता है वो होता है
डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर, जो हिस्सा हमारा बचता है वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है शेयर होल्डर्स को। तो गाइस क्या होता है डिविडेंड? आप इस शब्द को पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, आपको अच्छे से पता है कि डिविडेंड का मतलब वह हिस्सा, लाभों का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी शेयर होल्डर को यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है शेयर होल्डर द्वारा, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की स्थिति तक कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर डिविडेंड लाभों का हिस्सा है जिसे कि सारे प्रोविजन, सारे रिजर्व, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो हिस्सा बचता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये तो हुई डिविडेंड की बात। नाउ अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। नाउ सोर्सेस ऑफ डिविडेंड पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस, जनरली सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड यानी डिविडेंड के संबंध में एक शॉर्ट नोट इन जनरल पूछा ही जाता है। तो यहाँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ताकि यदि एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो आप मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें और लिख लें, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अपना प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर रखिए। डिविडेंड की डेफिनेशन देते हुए आप बताइए कि डिविडेंड के सोर्सेस क्या क्या हैं। तो डिविडेंड के सोर्सेस की हम बात करें तो देखिए, डिविडेंड के सोर्सेज में सबसे पहले आता है करंट ईयर प्रॉफिट्स। अब ये करंट ईयर प्रॉफिट्स कौन से होते हैं गाइस? ये सारे प्रॉफिट्स जो कि टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद जितने भी प्रॉफिट शेष रहे हैं वो सारे करंट ईयर प्रॉफिट से हम डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नाउ दूसरे सोर्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब ये देखिए प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या है। देखिए प्रीवियस ईयर में यदि कोई प्रॉफिट बाकी है जो कि शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कोई ऐसा प्रॉफिट है जिस पर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया गया है, टैक्स माइनस कर दिया गया है और डिविडेंड लाभों की राशि से यदि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो बचे हुए अवितरित राशि यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पर ये प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा सकता है। तो क्या क्या सोर्सेज हो गए गाइस? करंट ईयर प्रॉफिट से निकाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट यदि कोई बचा है तो उससे भी हम डिविडेंड दे सकते हैं। तीसरे सोर्स की बात करती हूँ, बोथ, यानी हमारे पास करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। देखिए कई बार ऐसा होता है करंट ईयर में कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं कि वो एक मिनिमम लेवल तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट से ही कंपनी का मार्केट चलता है, यानी कंपनी की गुडविल बनी हुई रहती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स निकाल कर भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यानी करंट ईयर के साथ साथ कंपनी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। एक और चौथे सोर्स की और मैं बात करना चाहूंगी और ये चौथा सोर्स है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की कोई गारंटी कंपनी को दी है डिविडेंड पेमेंट के संबंध में, तो ये गारंटी के द्वारा दिया हुआ जो पैसा है उस पैसे से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के फॉलोअप में सरकार द्वारा लाभांश भुगतान के लिए जो प्रदान की गई राशि है उससे भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो गाइज ये सोर्सेज मैंने आपके सामने रखे जिनकी सहायता से डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आपके सामने अब मैं रखने वाली हूँ जनरल रूल्स ऑफ डिविडेंड, जिन्हें भी आपको याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। देखिए डिविडेंड के कुछ जनरल रूल्स भी है, यदि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। इन कुछ जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ, तो इन जनरल रूल्स पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखिए डिविडेंड के पेमेंट की बात करें तो डिविडेंड का पेमेंट हमेशा कैश में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कैश में कैसे? तो यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि कैश की मतलब मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है या डिविडेंड वारंट डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो यानी डिविडेंड का पेमेंट कैश के रूप में किया जा सकता है। नाउ डिविडेंड का पेमेंट जो होना चाहिए वो 30 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए। यदि 30 डेज के अंदर नहीं होता है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कार्यवाही का हक होता है। इसलिए जब भी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, कंपनी की एजीएम के अंतर्गत डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, प्रपोज्ड डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उस डेट से 30 दिनों के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाना चाहिए। अगले पॉइंट पर बात करते हैं।
नो डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स। यहाँ पर आप स्पेशली ध्यान दीजिए गाइस, कोई भी डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से नहीं दिया जा सकता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हमेशा डिविडेंड दिया जाता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से ही दिया जा सकता है। अब आप देखिए, समझिए, सोचिए कि कैपिटल प्रॉफिट क्या है। देखिए, कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने आए होंगे जब आपने पिछली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी होगी, लाइक प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यदि हम किसी भी तरह से अपने कंपनी का अमलगमेशन करते हैं, अपनी कंपनी को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट निकालना हो। यदि रिवैल्यूएशन किया जाता है तो उस पर यदि कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी एक कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। यदि हमने शेयर इशू किए और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आया है तो ये भी एक कैपिटल प्रॉफिट है। यदि हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यदि इनकॉर्पोरेशन के करने से पहले ही हमारे कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं, आपको अच्छे से ध्यान होगा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था। ये सभी एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा भी और कैपिटल प्रॉफिट हो सकते हैं। ये जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं ये पर्टिकुलरली किसी पर्पस से ही यूज किए जा सकते हैं। इनका उपयोग किसी भी तरह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। नाउ अगली बात करते हैं, डिविडेंड पेड ओनली टू द पेड अप कैपिटल। देखिए, यहाँ मैं आपको क्या बता देना चाहती हूँ कि ये पेड अप कैपिटल पर ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा सकता है, यानी ऐसी कैपिटल जिस पर शेयर होल्डर ने अपना अमाउंट का पेमेंट कर दिया है। लेकिन यदि कोई कॉल्स इन एडवांस किया है तो उस पर कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। मान लो कोई शेयर होल्डर कहता है कि मेरी बची हुई किस्तें भी आप ले लीजिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने अलॉटमेंट तक ही काम किया है, अलॉटमेंट तक ही भुगतान किया है और उस शेयर होल्डर को हम पूरे राशि का डिविडेंड दे दें। यहाँ पर केवल पेड अप कैपिटल यानी शेयर होल्डर्स द्वारा जनरली कंपनी द्वारा जितना ड्यू मांगा गया है, उस पर जितना पेमेंट किया गया है, उसी पर ही डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। किसी भी तरह से कॉल इन एरियर या कॉल इन एडवांस पर डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाता है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि डिविडेंड का पेमेंट करते समय ध्यान रखिए कि डिविडेंड केवल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही पेमेंट किया जाता है। हमने बात भी की थी, डिविडेंड जब रिकॉर्ड डेट पर जो शेयर होल्डर्स अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअस शेयर एंड डिबेंचर्स का परचेज एंड सेल चलता ही रहता है, तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट डेट डिक्लेयर करने से पहले रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करती है। इस रिकॉर्ड डेट पर जो भी शेयर होल्डर अपने आप को पंजीकृत करवा देते हैं उन्हीं को ही डिविडेंड दिया जाता है। नाउ एक और बात आपके सामने कि कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। ये टैक्स की रेट आप याद कर लीजिए, अभी करंट प्रोविजन के अकॉर्डिंग 20.56% है, जिसे कि कंपनी को पेमेंट करना होता है, शेयर होल्डर्स को नहीं, ये कंपनी पेमेंट करती है। नाउ अब सिंपली जनरल एंट्रीज की बात कर लेते हैं गाइस। जनरल एंट्री किस तरह से होगी, तो देखिए, जब भी डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, यानी संचालकों डायरेक्टर्स द्वारा डिविडेंड जब प्रपोज किया जाता है कि कंपनी के इस वर्ष के प्रॉफिट इतने हैं और इतने प्रतिशत डिविडेंड दिया जाना चाहिए, तो ये केवल एक प्रपोज्ड डिविडेंड कहलाता है। और इसके लिए हम एंट्री करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड डिविडेंड। नाउ जब डिविडेंड प्रपोज्ड कर लिया गया है तो ये डिविडेंड पेश किया जाता है एजीएम में, और एजीएम में शेयर होल्डर्स द्वारा इन डिविडेंड की रेट को, इन लाभांश की दर को एक्सेप्ट किया जाता है। यानी जब डिविडेंड एक्सेप्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये प्रपोज्ड डिविडेंड जो हमने यहाँ क्रेडिट किया था, ये प्रपोज्ड डिविडेंड बन जाता है स्टूडेंट्स टू डिविडेंड अकाउंट। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, हमने डिविडेंड को प्रपोज किया, यानी संचालकों डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया, एजीएम हुई, एजीएम में इस डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लिया गया, या कमी या ज़्यादा जैसा भी एजीएम में एक्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, यानी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। और ऐसी स्थिति में अब डिविडेंड का पेमेंट जब किया जाता है तो सिंपल एंट्री डिविडेंड अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, पर्टिकुलरली हर एक शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं इस संबंध में डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों पर हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड की रेट डिसाइडेड होती है क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी होती है, लेकिन शेयर कैपिटल में यानी इक्विटी शेयर में डिविडेंड की रेट एजीएम में डिसाइड कर ली जाती है। तो ये किसी भी तरह का डिविडेंड आपके सामने हो तो आपको इन 3 जनरल एंट्री, एक सामान्य जनरल एंट्री के द्वारा मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिविडेंड के संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो गाइज इस तरह से आज हमने बात की है कि रिजर्व्स में ट्रांसफर किस तरह से होता है और डिविडेंड के संबंध में क्या रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस होते हैं। हमारी अगली क्लास में हम बात करेंगे बोनस इशू की, तो डोंट मिस माय नेक्स्ट क्लास क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। तो गाइज हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सी यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।